जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज का लेक्चर आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। जैसा कल ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे दो सेक्शंस हैं बड़े, एक फाइनेंशियल पोर्शन और एक मैनेजेरियल पोर्शन। पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल पोर्शन। फाइनेंशियल पोर्शन में जो पहला टॉपिक है हमने अटेम्प्ट करना सीखना है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करते हैं, हम ये सीखते हैं कि बिजनेस ने जो भी फंड्स इस्तेमाल करने हैं उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। फाइनेंस में आपको मैंने बताया था फाइनेंस के दो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, नंबर 2 पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अच्छा, जो हमारे एमएफए के पेपर में 2 सेक्शन है ना, इसमें हमारी तरतीब क्या होगी ये ज़हन में रखिएगा। हम फाइनेंस और मैनेजेरियल दोनों सेक्शंस को इकट्ठे लेके चलेंगे। इकट्ठे का ये मतलब नहीं है कि हफ्ते में 3 दिन फाइनेंस का लेक्चर होगा, 3 दिन मैनेजेरियल का लेक्चर, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम 1 या 2 चैप्टर्स करेंगे फाइनेंस के, फिर 1 या 2 चैप्टर करेंगे हम मैनेजेरियल के, फिर 1-2 चैप्टर करेंगे फाइनेंस के, फिर 1-2 चैप्टर करेंगे मैनेजेरियल के। रीज़न ये है कि फाइनेंस का जब हम कोई बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ज़ाहिर है उसकी प्रैक्टिस भी हमने करनी है ज़्यादा। तो जब मैनेजेरियल का टॉपिक होगा तो उसमें आपको फाइनेंस के उस टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, एक रीजनेबल टाइम आपको मिल जाएगा जिसमें आप उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो इस तरीके से हम चलेंगे पैरेलल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, सेलेक्ट किया है, वो है फाइनेंस का, है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले एक और टॉपिक है जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेस बनाता है, वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी पहले आपको पता चलेगा कि फाइनेंस के डिफरेंट सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे ना कि हर सोर्स की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट कर लें और फिर देख सके कि किस सोर्स की कॉस्ट मिनिमम है। तो इसीलिए पहले हम स्टडी करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये चैप्टर 10 है। फिर इसके बाद स्टडी करेंगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसको बोलते हैं, जो कि चैप्टर 11 है। चैप्टर 10 हमारा थ्योरेटिकल है, कुछ जगहों पे 2-3 जगहों पे इसकी कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, और वो कैलकुलेशन में प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करेंगे। इस चैप्टर की जितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपकी, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो उतना ही आसानी के साथ आपका कवर हो जाएगा। ये याद रखिए, इस चैप्टर ने, दोनों चैप्टर का गहरा ताल्लुक है, चैप्टर 10 और 11 का। चैप्टर 10 आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाएगा और इन्हीं थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन आप जाके सीखेंगे चैप्टर 11 में। खास तौर पे इस चैप्टर में मार्क कर लीजिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 हैं, ये सबसे अहम है चैप्टर 11 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, 1 और 2। और आज हमने सेलेक्ट किया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। अच्छा, ये एक और चीज ध्यान में रखिएगा, फाइनेंस के पोर्शन, मैनेजेरियल पोर्शन में चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक शामिल है और फाइनेंस के पोर्शन में चैप्टर 10 से लेके 16 तक शामिल है। लेकिन जो फाइनेंस का पोर्शन है इसमें कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स और कंसेप्ट्स भी हैं। फाइनेंस के पोर्शन में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और चैप्टर्स भी हैं। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और चैप्टर 3 तरह से अहम है हमारे लिए। नंबर 1, अच्छा, इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा इन थ्योरेटिकल वाले चैप्टर्स या कंसेप्ट में से, लेकिन 3 तरह से क्यों अहम है। पहले नंबर पे इसमें से एमसीक्यू टेस्ट हो सकता है। दूसरे नंबर पे इसमें शॉर्ट फॉर्म, छोटा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेट हो सकता है 3-4 नंबर का। कल हमने लेटेस्ट पेपर में से देखा था कि एक छोटा क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल था, उस पर्पस के लिए। और तीसरा और बड़ा पर्पस है कि ये जो चैप्टर या कंसेप्ट है ना थ्योरेटिकल, फाइनेंस वाले पोर्शन में है लेकिन थ्योरेटिकल है, ये आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स की बेस बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने यूं नहीं समझना कि ये लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं करना।
ठीक है, अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है ना कि आपको कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। अकाउंटिंग में शायद वो कुछ बाज़ औक़ात वो थ्योरी भी पूछ लेता है, और ना भी पूछे तो वो कंसेप्ट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व होते हैं, यूज होते हैं। तो इसीलिए चैप्टर हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस का पोर्शन। फाइनेंस के पोर्शन में जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उतना ही अच्छा तैयार होगा। वरना स्टार्ट में फाइनेंस में स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन होती है सर कैलकुलेशन शुरू कर लें, कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक करते हुए जब क्वेश्चन सोल्यूशन टैली होता है तो बंदा एंजॉय भी करता है, लगता है हाँ मेहनत जो की थी उसका फल मिल गया। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पहले उसकी बेस बनाना अहम है। ये चैप्टर बेस बनाएगा खास तौर पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2। क्लियर ये चीज? ये चैप्टर सिखा क्या रहा है? टाइटल है इसका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस भी कह सकते हैं, कैपिटल भी कह सकते हैं। क्योंकि आपने अभी तक अकाउंटिंग ज्यादा पढ़ी हुई है तो आप लफ्ज कैपिटल के साथ कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो इसको बहरहाल हम फाइनेंस में फाइनेंस भी बोलते हैं और कैपिटल। जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं ना, वो लफ्ज कैपिटल को इतना पसंद नहीं करते, हालांकि मतलब तकरीबन एक ही होता है। वो कैपिटल की बजाय लफ्ज क्या पसंद करते हैं? फाइनेंस, मतलब है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कह लें या सोर्सेज ऑफ कैपिटल कह लें, मतलब क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि आपने अपने बिजनेस के लिए कैपिटल इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठा करना है। कहां से पैसे इकट्ठे होंगे? सबसे बड़े सोर्सेज दो हैं, और भी सोर्सेज हैं। सबसे बड़े सोर्सेज जो हैं किसी भी बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो क्या हैं? वो दो सोर्स। कौन कौन से? शेयर्स और डेट्स, यानी कैपिटल और लोन। कैपिटल और लोन। क्योंकि अब हम इस बड़े लेवल पे फाइनेंस सीख रहे हैं, कंपनी लेवल पे, तो हम कैपिटल की बजाय बोलेंगे शेयर कैपिटल, और लोन की बजाय ज्यादा बेहतर है हम बोलें डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, या बैंक लोन। तो ये दो बड़े कंपोनेंट्स हैं कैपिटल के, शेयर्स और डेट। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? बाकी डिफरेंट सोर्सेज हैं पहले, लेकिन हम मोर देन 60% कंसेप्ट हमारे इन दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कवर होंगे। इनको हमने समझना है अच्छे तरीके से। इनमें से आज जो हमने सेलेक्ट किया है वो है शेयर्स, कल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे डेट का, ठीक है। अच्छा, ये जो बुक है इसका फॉर्मेट आपने जहन में रखना है। इसको हमने कैसे स्ट्रक्चर किया है? हर चैप्टर का नाम और कंसेप्ट वही है जो आईकैप की बुक में है, यानी आईकैप का चैप्टर 10 और हमारा चैप्टर 10 सेम है, वही कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट्स की तरतीब हो सकता है डिफरेंट हो, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए हों, ठीक है, और कुछ थोड़ा हमने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की होगी ताकि आसानी से रीअरेंज हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। वरना ओवरऑल कंसेप्ट्स सारे वही होंगे जो आईकैप की बुक में जी। तो अगर आपने क्या करना है, आज घर जाके एक काम जरूर करना है। जब आप क्लास में लेक्चर ले लें, घर जाके आपने इसको प्रिपेयर करना है। जब पढ़ना है ना, तो जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 इन नोट्स में से आप पढ़ लें, तो आपने एक दफा रीडिंग जरूर करनी है आईकैप की बुक से भी, ये देखने के लिए कि क्या सारे कंसेप्ट्स कवर हो गए, कोई रह तो नहीं गया। ये रीडिंग आपने लाजमी करनी है, ऑप्शनल नहीं कह रहा, क्या है, रीडिंग लाजमी करनी है। इससे और कुछ भी नहीं ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। याद यहीं से करना है, सिर्फ एक दफा रीडिंग करनी है। उस एक दफा रीडिंग करने का मकसद ये नहीं है कि कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, वो तो आप क्लास में या यहां से पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेंगे इंशाल्लाह। मकसद ये भी नहीं है कि आईकैप की बुक को पढ़ने का मकसद क्या आपने उसको याद करना है। याद भी आप इसी बुक से करेंगे, जो भी जितना भी याद करना होगा। मकसद क्या है आईकैप की बुक रीड करने का? ये इंश्योर करना कि कहीं कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया, ठीक है। और पढ़ना, ये काम करना जरूर है आपने, क्योंकि मुझे पता है इसका इनडायरेक्टली एक दूसरा बेनिफिट भी होगा, क्या? आपकी सेकंड रिवीजन भी हो जाएगी। पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट तो वही, अल्फाज थोड़े डिफरेंट है, तो ये जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले कंसेप्ट से, जो है शेयर्स। शेयर्स के बारे में अभी तक आपने शायद कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा, ऐसा ही है? क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि अभी तक आपका क्या नॉलेज है शेयर्स के बारे में? कोई स्टूडेंट बता सके शेयर्स क्या होते हैं? कोई अभी तक कभी सुना है शेयर कैपिटल? जी, कंपनी का जो एक टोटल कैपिटल होता है। देखें, कंपनी की मर्जी नहीं है किसी भी कंपनी की कि वो जितना मर्जी कैपिटल इशू कर दे, उसे रेगुलेटर से इजाजत लेनी पड़ती है।
और रेगुलेटर उसे बताते हैं कि आप मैक्सिमम इतना कैपिटल इशू कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है एससीसीपी के पास, रजिस्ट्रार के पास। तो फर्ज कीजिए अगर एक कंपनी का जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब जो उसने एससीसीपी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया है, वो है टोटल 10 मिलियन। वो कितना है टोटल? 10 मिलियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कंपनीज का जो रेगुलेटर है उसने ये बोला है कि कंपनी आप मैक्सिमम ये 10 मिलियन रुपीस का शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, 10 मिलियन का। ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस टोटल शेयर कैपिटल को सब डिवाइड किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में। यानी इस 10 मिलियन को हो सकता है 1 मिलियन शेयर्स में, 1 मिलियन शेयर्स में सब डिवाइड किया जाए। और एक शेयर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 10 रुपए ऑफ रुपीज 10 ईच। ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है, ये फाइनेंस में यूज होगी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ये शेयर कैपिटल है या टोटल शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? टोटल शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल सिंपल, या ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये है शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स, शेयर कैपिटल। फर्क समझ आ रहा है? शेयर्स, शेयर कैपिटल। और इसको कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ये चीजें क्लियर? चलिए, इतना भी अगर नॉलेज आपके पास एग्जिस्टिंग है तो इसका मतलब है अच्छा स्टार्ट हमें मिल गया। आइए जरा देखते हैं कि वो हमें क्या सिखाता है शेयर्स के बारे में। सबसे पहले वो कह रहा है शेयर्स को हम इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी। शेयर्स, शेयर्स की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं क्या सिखा रहा है? शेयर की टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? एक है ऑर्डिनरी शेयर, शाबाश, प्रेफरेंस शेयर। कितने स्टूडेंट्स ने लफ्ज प्रेफरेंस शेयर इससे पहले सुना हुआ है कहीं ना कहीं? ओ बेहतरीन, बेहतरीन। शेयर्स की 2 टाइप, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दोनों में फर्क क्या होता है? अच्छा, असल में थोड़ा मैं आपको बता दूं, इसके पीछे पाकिस्तान आपको पता है इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे लोगों की कोशिश होती है कि सूद से जितना हो सके बचा जाए। तो जब लोगों के पास सरप्लस फंड्स होते हैं तो एक तो अक्सर डेवलप्ड जो कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या करते हैं, वो बैंक में जमा करवा देते हैं, उसके बाद उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहता है। ठीक है। पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जो है सूद है, हम इस तरफ नहीं जाएंगे। इसी वजह से कुछ इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम भी प्रमोट हुआ। तो जब कंपनीज को पैसों की जरूरत पड़ी तो फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, वो डिबेंचर्स इशू करते हैं। क्या करते हैं? डिबेंचर बॉन्ड्स इशू करते हैं और वो कहते हैं कि जी आप हमसे डिबेंचर या बॉन्ड्स खरीद लीजिए, हम आपको हर महीने 10%, हर साल 10% इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। इन्वेस्टर याद रखे, जो बंदा पैसे, जिसकी सेविंग होती है ना, और वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है, नॉर्मली मार्केट में इन्वेस्टर रिस्क को डिसलाइक करता है। ज्यादातर इन्वेस्टर रिस्क को डिसलाइक करता है। हालांकि रूल ये होता है मार्केट का कि अगर आप ज्यादा अर्न करना चाहते हैं ना तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। मार्केट में कहावत होती है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। लेकिन जो ज्यादातर इन्वेस्टर है मार्केट में, वो क्या है, रिस्क को डिसलाइक कर। वो कहता है मैं वैसे शेयर्स भी खरीद सकता हूँ, डिबेंचर्स भी खरीद सकता हूँ शेयर्स में, लेकिन चांस है कि अगर नुकसान हो गया ना तो मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। हालांकि अगर फायदा हुआ तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन इन्वेस्टर क्या करता है, रिस्क को डिसलाइक करता है। इसीलिए कंपनीज अमूमी तौर पे डिबेंचर्स इशू करती हैं। डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट के डाउन होने का रिस्क नहीं होता। अगर
किसी ने 1 लाख रुपया कंपनी को लोन दिया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो साल के बाद चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उसे 1 लाख प्लस 10% इंटरेस्ट 10,000 मिले ही मिले। तो इसीलिए मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर ढूंढने जाएंगे ना, तो नेचुरल है आपको शेयर बाय करने वाले लोग कम मिलेंगे, डिबेंचर या बॉन्ड बाय करने वाले लोग अमूमी तौर पे ज्यादा मिलेंगे। रीजन क्या है? रिस्क को डिसलाइक करते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसे, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे होता है। पाकिस्तान में अब जो इन्वेस्टर है उसको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। क्या? वो बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी रिस्क को डिसलाइक करता है, लेकिन वो साथ ही साथ इंटरेस्ट को भी डिसलाइक करता है। तो कंपनीज के लिए एक बड़ी यूनिक सी प्रॉब्लम पाकिस्तान में उन्होंने फेस की कि हम पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, शेयर इशू करें, इन्वेस्टर खरीदता नहीं, उसमें रिस्क ज्यादा है। हालांकि रिटर्न का चांस भी ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। और अगर बॉन्ड इशू करें तो वो कहते हैं ठीक है रिस्क तो खत्म हो गया लेकिन अब इसमें सूद आ गया, सूद से भी बचना। तो फिर उन्होंने दरमियानी रास्ता निकाला। अब आपको पता है जिसको जरूरत ईजाद की माँ है, तो जरूरत थी पैसों की, तो उन्होंने एक ईजाद किया फर्दर इंस्ट्रूमेंट, जिसे नाम रखा उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स। जो पुराना जो नॉर्मल शेयर होता था उसका नाम रख दिया उन्होंने ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर्स, और जो नई कैटेगरी निकाली इसको क्या नाम दिया? प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, इसकी अरेंजमेंट वैसी ही है जैसी डिबेंचर की है, काम करने का तरीकाकार सारा वैसा ही है, सिर्फ नाम बदल दिया। नाम बदल दिया तो हमने कहा अच्छा ये डिबेंचर तो नहीं है, मैंने कहा डिबेंचर नहीं है, ये शेयर्स ही हैं। कंपनी ने बोला शेयर्स ही हैं। मैंने कहा अच्छा इसमें तो हमारे पैसे डूब जाया करेंगे। कंपनी ने कहा नहीं नहीं, हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको हर साल हमने 10% रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड आपको पे करते रहे। ये याद रखिएगा, रेट ऑफ डिविडेंड मैंने बोला है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला। कॉमन सेंस की बात, चाहे फिक्स्ड है फिक्स, लेकिन है डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं है। इसको बोलना क्या है हमने? डिविडेंड। क्लियर हुई ये बात? तो इस कैटेगरी को क्या नाम दिया? प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कंपनी को कोई सुपर प्रॉफिट होता है किसी साल, तो एक जगह पे 2 लोग बैठे हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी, कौन खुश होगा? ऑर्डिनरी। और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो फिर कौन खुश हो? प्रेफरेंस शेयर। सैड कौन होगा? ऑर्डिनरी, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जाएगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर याद रखे वर्क करेगा एग्जैक्टली उसी वे में जिस वे में डिबेंचर या बॉन्ड भी उसको कहते हैं वो वर्क करता है। ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि इसको डिबेंचर नहीं प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे, और होगा ये भी फिक्स। यहां तक बात समझ आ गई? तो पहली चीज जो उसने, पहला कंसेप्ट हमें बताया, वो उसने ये बताया कि शेयर्स की 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर उसने फर्क बताया, डिफरेंस प्रोबेबली आप FR1 में गालबन या किसी और से पढ़ चुके होंगे, लेकिन जाहिर है हमने ये एग्री किया हुआ है कि हमारे फाइनेंस में कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का कंसेप्ट आया हमने उसको डिस्कस जरूर करना है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्क क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में क्या होगा? वेरिएबल हो, कभी कम कभी ज्यादा। और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा? फिक्स्ड होगा। 6% हो सकता है, 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, कोई भी परसेंटेज हो सकती है। डन, ये क्लियर हो गया? चलिए इसके साथ ना रेट ऑफ डिविडेंड के साथ एस्टेरिक मार्क कर दीजिए, एस्टेरिक मार्क कर दें। ठीक है, ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है, ये आगे कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होगा कि ऑर्डिनरी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड वेरिएबल है, कभी कम कभी ज्यादा, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड है। ठीक है, अच्छा चले अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सिखाया नहीं लेकिन कंसेप्ट ऐसा ऐसा बिल्ड करता जाऊंगा। एक क्वेश्चन है उसमें ऑर्डिनरी शेयर्स भी इन्वॉल्व है, प्रेफरेंस शेयर भी इन्वॉल्व है, कुछ कैलकुलेशन करनी है दोनों की।
कौन सी कैलकुलेशन मुश्किल होगी और कौन सी ऑर्डिनरी की कैलकुलेशन मुश्किल होगी? क्यों भला? उसमें वेरिएबल रेट है। जो फिक्स होता है उसकी कैलकुलेशन आसान होती है। शाबाश, ठीक है। बल्कि मुझे याद आया, वो जो फिक्स होता है उस पे तो सारी कैलकुलेशन एक ही झटके में हो सकती है, क्या? एनवीटी के जरिए से। इसलिए आसान होने की एक रीजन ये भी है, याद है ना एनवीटी? एनवीटी, हर एनवीटी का बेसिक रूल क्या है कि पेमेंट सेम होनी चाहिए। इससे हमें ये कंसेप्ट भी बिल्ड हो गया कि प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन आसान होने की एक रीजन ये भी हो सकती है कि इसमें एनवीटी इन्वॉल्व होगी। चले आगे चलते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाहिर है, नाम से जाहिर है, प्रेफरेंस दी जाती है किस वक्त? जब कंपनी डूब रही होगी, खत्म हो रही होगी, वाइंडिंग अप में, तब भी, और जब हर साल कंपनी डिविडेंड देगी तब भी पहला नंबर किसका आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। याद रखें, चलती जिंदगी में भी हर साल जब डिविडेंड होगा तो प्रायोरिटी राइट किसका? प्रेफरेंस शेयर का। और जब कंपनी खत्म हो रही होगी तब भी सारे एसेट्स बेच के वो पेमेंट करनी पड़ती है ना। वो कंपनी लॉ में लास्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, सारे एसेट बेच के लिक्विडेटर वो पैसे बांटता है। तो जब शेयर होल्डर्स की बारी आती है ना, तो दो लाइन लगती हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, एक ऑर्डिनरी शेयर। पहले पेमेंट किसको होगी? बाद में कुछ बचा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। भाई इन्हीं दो रीजन की वजह से तो उसे प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है कि डिविडेंड पे भी प्रायोरिटी राइट है, और जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तब भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगी, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। ठीक है, आपस में वरना असल में लॉ में एक तरतीब उन्होंने बताई हुई है कि सबसे पहले गवर्नमेंट के पैसे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट की जाएगी, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट की जाएगी, फिर उसके बाद शेयर होल्डर की बारी आएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी, और फिर एंड पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की बारी आएगी अगर कुछ बचा तो। भैया क्लियर? फिर इसके बाद वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है, बिजनेस डिसीजन होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ज्यादातर इन्वेस्टर मार्केट में जो बैठा है उससे जरा साइकी समझे। वो जो इन्वेस्टर है उसके पास सरप्लस इनकम है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है और कंपनी को पैसों की जरूरत है। क्या वो इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसे पैसे मिले, एक्स्ट्रा पैसे मिले जो उसके पास पैसे हैं? क्या वो ये चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो, रिस्क? क्या वो ये चाहता है कि वो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग भी करे? इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो बिजनेस करे, कि वो चाहता है कि पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। पैसिव इनकम का मतलब क्या? कि मैं जहां पे नौकरी कर रहा हूं वहां पे करता रहूं, सेविंग मेरी जो है उससे मैं कंपनी में कहीं किसी का इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे हर महीने हर साल इंटरेस्ट आता या कोई इनकम आते रहे। इन्वेस्टर याद रखे, फिर जब उसे हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ना, प्रायोरिटी राइट, उसे बोलते हैं भैया तेरे से हमने लिए हैं पैसे, तुम अमीर तो हो लेकिन लाजमी नहीं तुम अक्लमंद भी हो, तो ऐसा करो तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें हर साल इसका डिविडेंड पे करते रहेंगे, लेकिन जो कंपनी की मीटिंग्स होंगी ना जिसमें फैसले करने होंगे, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करें, कौन सी डिसकंटिन्यू करें वगैरह वगैरह, वो फैसले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला नहीं करेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वाला करेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला कहता है ठीक है सर, मुझे इससे फर्क भी कोई नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा है, मेरे ऊपर आप कोई जिम्मेदारी नहीं लगा रहे, मुझे तो सिर्फ इससे गर्ज है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है ना प्रेफरेंस, उसमें मुझे रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है इसके पास वोटिंग राइट्स हैं। वोटिंग राइट्स का मतलब ये कंपनी की मीटिंग्स में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। यानी ये दो इसके लिए समझ लीजिए प्लस पॉइंट है और ये इसके लिए नेगेटिव है, लेकिन नेट इफेक्ट इसका प्लस ही होता है, इसलिए इसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। कुछ समझ आई? चलिए, सबसे अहम कंसेप्ट इसमें हमने, बाकी चाहे सारी चीजें भूल जाएं, सबसे अहम चीज क्या हमने समझी?
यहां तक चेक पॉइंट पहला। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। जी इसमें जो हमने इंटरेस्ट की बात की थी, मतलब इंटरेस्ट को कवर करने के लिए उसके मुकाबले हमने प्रेफरेंस शेयर और जी बिल्कुल ऐसे ही है सर उसमें इंटरेस्ट में भी तो हमें एक फिक्स अमाउंट मिलती है, नाम तो चाहे हम इसका इंटरेस्ट रखें या प्रेफरेंस डिविडेंड रखें, बात तो फिर भी वही आएगी। हाँ देखिए उन्होंने कहा सर बात तो वही है, आपने अभी बताया डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स डिविडेंड मिलता है, बात तो फिर वही आ गई। लॉजिकली देखे तो बात वही आ गई, लेकिन ज़मीर मुतमिन हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूंगा ना भाई ये सूद पकड़ ले, ना 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 सर नहीं नहीं सूद नहीं, और फिर अगर हम कहेंगे नहीं ये प्रॉफिट है 6% प्रॉफिट है, तो आपको भी चाहे अंदर से पता हो कि गड़बड़ है, लेकिन आप कहेंगे नहीं अब ठीक है, अब ठीक है। वो किसी को रिश्वत देते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं ये ले रिश्वत के पैसे, क्या कहते हैं ये चाय पानी मिठाई है। सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फीचर ऑफ शेयर, शेयर के फीचर्स क्या हैं? शेयर के फीचर्स क्या हैं? इसमें जो पहले दो फीचर्स हैं इनके साथ स्टेरिक मार्क लगाइए, 1 और 2 के साथ। क्यों स्टेरिक मार्क लगवाया? इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर 11 में यूज होंगे। ये सुनिए ये क्या कहता है। पहला, शेयर होल्डर्स को 2 तरह का रिटर्न मिलता है। शेयर होल्डर को 2 तरह का रिटर्न मिलता है। ये टेस्ला का ओनर कौन है? इसका नाम क्या है? इलॉन मस्क, शाबाश। और एप्पल का फाउंडर कौन था? ये आपको पता होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बोलेगा स्टीव जॉब्स। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बिल गेट्स। स्टीव जॉब्स जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती थी ना, तो उसमें एक बात कहा करता था। अब वो सवाल पूछा करता था अपने इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से। वही सवाल मैं भी आपसे पूछता हूं, देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। सारे इन्वेस्टर बैठे हैं, एजीएम जनरल मीटिंग हो रही है। स्टीव जॉब कहा करता था आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है हर शेयर के बदले $2 अभी ले लीजिए। हर शेयर के बदले मैं आपको डिविडेंड देता हूं, हर शेयर के बदले $2 अभी ले लीजिए। दूसरी ऑप्शन क्या है? अभी ये पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट रहने दे, डिविडेंड ना लीजिए। साल के बाद इन्हीं $2 से मैं ऐसे इसी जगह पे प्रोजेक्ट लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये $2 $20 बना के साल के बाद आपको दूंगा। बताइए क्या ऑप्शन? आप में से कितने ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो $2 इमीडिएटली ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? हाथ उठाइए। और कितने ऐसे हैं जो $20 वाली ऑप्शन? शाबाश, वहां पे भी इन्वेस्टर ने $20 वाली ही ऑप्शन सेलेक्ट की। और हमें हिस्ट्री बताती है कि स्टीव जॉब ने जो कहा था वो फिर करके दिखाया। क्या होता है फिर अगर आप पैसे देखें, ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ वो हमेशा जब आप कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं ना तब होती है। एक स्टूडेंट ने एक अटेम्प्ट में मेहनत की और 2 पेपर पास किए। अगली अटेम्प्ट में अगर वो 3 पेपर पास करना चाहता है ना, तो उसे अपना एफर्ट का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सेम एफर्ट से सेम रिजल्ट आता है। अगर आप हायर रिजल्ट लेना चाहते हैं, हायर एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो बिजनेस में जब आप ग्रो करना चाहते हैं, हर एक की कोशिश होती है, तो ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैंने ₹100 कमाया और 100 का 100 ही इन्वेस्टर को, ये असूल याद रखिएगा आगे भी काम आएगा फाइनेंस में, ₹100 कमाया और 100 का 100 ही इन्वेस्टर को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अगले साल भी मुझे प्रॉफिट 100 ही होगा, 120 नहीं होगा। अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको अपना पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बल्कि एक रूल लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए, रिटेंशन रेशो इंक्रीजेस ग्रोथ, रिटेंशन रेशो इंक्रीजेस ग्रोथ। मतलब क्या है कि जितना प्रॉफिट का जितना हिस्सा रिटेन करेंगे बिजनेस में, जितना हिस्सा रिटेन करेंगे बिजनेस में, उससे ग्रोथ
बढ़ेगी। अच्छा मुझे बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी साथ साथ चलती रहे। अगर मुझे 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, मैंने 60% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने शेयर होल्डर को, तो मेरी पे आउट रेशो कितनी है? 60%। और मेरी रिटेंशन रेशो कितनी है? 40%। क्या अगले साल ग्रोथ होगी? बिल्कुल ग्रोथ होगी। रिटेंशन है तो ग्रोथ होगी। क्लियर जी? तो इसलिए यहां पे देखें, यही बात बता रहा है। क्या कह रहा है? शेयर होल्डर्स को दो तरह का रिटर्न मिलता है। एक इमीडिएटली कैश की शक्ल में हर साल डिविडेंड, और दूसरा क्या है? शेयर की प्राइस में चेंज। एक दफा मैं स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट करनी थी, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर डिफरेंट अच्छी अच्छी कंपनीज का एनालिसिस कर रहा था पास क्योंकि पिछले 10-12 साल में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला कि अगर 100 कंपनीज है ना, तो 20 से 25 कंपनीज ऐसी हैं जो रेगुलर डिविडेंड पे कर रही हैं। ज्यादातर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलरली डिविडेंड पे नहीं कर रही इन्वेस्टर्स को। फिर मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा अगर रेगुलरली डिविडेंड पे नहीं कर रही तो लोग इस कंपनी के शेयर्स को क्यों खरीदते हैं? मैंने देखा तो जो शेयर की प्राइस का ट्रेंड था वो इंक्रीजिंग था। फिर मुझे समझ आई क्या कि लोग अभी भी मुझे बताइए, एक कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही, क्या उस कंपनी का शेयर लोग स्टिल उस कंपनी के शेयर होल्डर फायदे में हैं? कैसे फायदे में है? तो शेयर प्राइस बढ़ती है। शेयर प्राइस बढ़ती है तो उसका उनकी वेल्थ बढ़ रही है। जब चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज में उसको बेच के उतने पैसे रिकवर करवा सकते हैं। वही बात, $2 अभी नहीं लिए, $20 साल के बाद शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो दो तरह का रिटर्न मिलता है शेयर होल्डर को। कौन कौन सा? डिविडेंड, चेंज इन शेयर प्राइस, कैपिटल गेन भी कहते हैं। बहुत अहम कंसेप्ट होने वाला है ये उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, इसीलिए टाइम लगाया है। नोट कर रहे होंगे आप, कुछ कंसेप्ट्स को मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, कुछ को कम डिटेल में, जो आगे यूज होने हैं उनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस। फिर सेकंड चीज, कॉस्ट ऑफ शेयर इज हायर एज कंपेयर टू डेट। कॉस्ट क्या मतलब कि देखें, हर चीज की कॉस्ट होती है, हर चीज की कॉस्ट होती है, और कॉस्ट सिर्फ आउटफ्लो की शक्ल में नहीं होती। कॉस्ट सिर्फ आउटफ्लो की शक्ल में नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैंने बैंक से लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, टैक्स को इग्नोर कर दें, टैक्स को फिलहाल इग्नोर करें, 10% पे, तो मेरी कॉस्ट कितने परसेंट है इस डेट की? 10%। क्योंकि मैंने 10 रुपये, 100 रुपया लिया ना, 10 रुपये वापस करने हैं। अब मैं अगर अच्छा फाइनेंस मैनेजर हूं, मैं इसको ऐसे प्रोजेक्ट में लगाऊंगा जिसमें मुझे 10% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो। 12% में इन्वेस्ट करूंगा, 15% में इन्वेस्ट करूंगा, 8% में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा मेरे लिए कॉस्ट जानना क्यों जरूरी है? ताकि मैं आगे जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं ना, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं जिसमें कम से कम इतनी मेरी कॉस्ट तो पूरी हो रही हो। ऐसा तो नहीं है कि 10% पे लोन उठाया और आगे 8% में इन्वेस्ट कर दिया और 2% घर से पैसे लाके पूरे करूंगा, भला नहीं, कंपनी डूब जाएगी इन करीब। इस तरह की पॉलिसी, ठीक है। तो क्या हमें कॉस्ट पता होना जरूरी है? जो फंड्स, जो कैपिटल, जो पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पता होना जरूरी है। क्यों कॉस्ट पता होना जरूरी है? ताकि आप जिन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो ये ध्यान रख सके कि भैया उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूंगा जिसमें मेरी कॉस्ट पूरी हो रही होगी, जिसका रिटर्न रेट मेरी कॉस्ट से ज्यादा होगा। एग्रीड? इसलिए कॉस्ट पता होना जरूरी है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं डेट का सोर्स सेलेक्ट करता हूं, उस सूरत में कॉस्ट पता होना जरूरी है। और अगर मैं शेयर्स का, इक्विटी का सोर्स सेलेक्ट करता हूं, फिर तो कॉस्ट पता होना जरूरी नहीं? कि फिर भी जरूरी है? फिर भी जरूरी है, फिर भी जरूरी है। क्लियर हुई है बात? अच्छा पहले डेट इजी एग्जांपल है, उससे स्टार्ट करते हैं। डेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? भाई जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही उसकी कॉस्ट है। 10% पे उठाया, इसका मतलब मुझे साल के बाद 110 रुपये वापस करने हैं, तो मुझे अगले प्रोजेक्ट में ऐसे लगाना है जहां 10% से ज्यादा रिटर्न मिले।
क्वेश्चन मेरा ये है, अब सुनिए जरा, ये शायद आपके लिए ट्विस्टिंग चीज हो। लोन लेता हूं बैंक से, इसकी मुझे कॉस्ट पड़ेगी, ऐसा ही है। वो कॉस्ट क्या है? जो मैंने इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर यही पैसे मैं शेयर्स इशू करके लेता हूं, तो शेयर्स के केस में तो रूल ये होता है, प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड दे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड ना दे। तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि शेयर कैपिटल की कॉस्ट 0 है? हाँ, इसका जवाब है नहीं। शेयर्स की भी कॉस्ट होती है, शेयर्स की भी कॉस्ट होती है। रीजन क्या है? सुने, क्या आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया 1 लाख, साल के बाद उस कंपनी ने कहा प्रॉफिट कोई नहीं हुआ, 1 लाख रुपए आपका वैसे का वैसे ही है। क्या आप अगले नेक्स्ट ईयर के लिए उसी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? आप कहेंगे भाई यही मैं बैंक में जमा करवाता ना तो मुझे फर्ज करे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता, मैंने कहा नहीं, सूद से बचना है तो इधर इन्वेस्ट करता हूं मैं कंपनी में, लेकिन कम से कम 12 ना सही 11% मिल जाता, 10, 9, 8 कुछ ना कुछ तो मिलता। याद रखें, हर शेयर होल्डर आपके लिए कंपनी, आप कंपनी में है, CFO CEO हैं, आपके लिए शेयर होल्डर को डिविडेंड देना बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है। लोन के केस में बाय लॉ रिक्वायर्ड होता है इंटरेस्ट देना, इसलिए उसकी कॉस्ट तो समझ आ जाती है। शेयर के केस में बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने उन्हें कुछ पेमेंट करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है हर फाइनेंस मैनेजर पे कि जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करे। क्योंकि अगर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को मीट ना किया तो शेयर होल्डर पैसा वापस निकाल लेंगे, कंपनी डूब जाएगी। इसलिए लीगल ऑब्लिगेशन नहीं भी होती, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है कि आपने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को मीट करना है। नहीं करेंगे तो आपने खुद बताया सर साल बाद नहीं मिलेगा हमें तो पैसे वापस ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो उसमें हाँ वैल्यूएशन में चेंज आता है, वो हम फिर पढ़ेंगे। भाई ये बात समझ रहे हैं? तो याद रखें, शेयर जब किसी बंदे ने हमें पैसे दिए, शेयर हमने इसको इशू किए, उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो हमारी शेयर्स की कॉस्ट है। तो याद रखें, कॉस्ट डेट की भी होती है, कॉस्ट शेयर्स की भी होती है। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ शेयर कह रहा है नॉर्मली कॉस्ट ऑफ शेयर, शेयर की कॉस्ट हाई है डेट की कॉस्ट से। यानी अगर इंटरेस्टिंग बात सुने, शेयर्स की कॉस्ट हाई है, बैंक से लोन लेते हैं उसकी कॉस्ट कम है। रीजन बताइए क्यों? 2 रीजन है। पहली रीजन है कि जब आपने कंपनी बन के सोचना है, आपने फर्ज कीजिए बैंक से लोन लिया 10% पे, शेयर होल्डर से पैसे लिए, उनकी भी एक्सपेक्टेशन 10% है, दोनों में से किसकी कॉस्ट कम है? बैंक लोन की। मैथमेटिकली दोनों 10% है, लेकिन प्रैक्टिकली टैक्स रेट आ जाता है। टैक्स इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस के तौर पे माना जाता है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स भी कम देना पड़ता है। लेकिन डिविडेंड जो होता है वो आपका एक्सपेंस नहीं होता, उसकी वजह से प्रॉफिट कम नहीं होता, उसके ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलती। इंटरेस्ट पे टैक्स की एडजस्टमेंट मिलती है, डिविडेंड पे टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलती। इसलिए अगर कोई आपसे कहे ना कि भैया हमने बैंक से लोन लिया, जो इंटरेस्ट रेट है 10% लेकिन टैक्स रेट है 30%, मुझे कॉस्ट बताओ क्या है? तो कॉस्ट 10% नहीं होगी, कॉस्ट क्या होगी? 7%। क्यों? बैंक को तो 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, उससे आपका टैक्स प्रॉफिट कम होगा, आपको वहां से बेनिफिट मिल जाएगा।
ठीक है, इसे कहते हैं आफ्टर टैक्स। तो डेट की जो कॉस्ट होती है ना, वो आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट होती है, वो हमेशा कम होती है। एक रीजन ये, भाई समझ आ रही है, थोड़ी सी मुश्किल रीजन है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उससे प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। इसीलिए जब कभी आपने डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टैक्स एडजस्टमेंट करनी है, रूल लिख लीजिए यहां पे, कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड नेट ऑफ टैक्स या आफ्टर टैक्स लिख ले। ठीक है, ये असूल याद रखना है। कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड नेट ऑफ टैक्स या आफ्टर टैक्स। फिर दूसरी रीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ शेयर हाई क्यों है? क्योंकि इसमें रिस्क भी हाई है, रिस्क भी हाई है। ठीक है, दो प्रोजेक्ट है आपके सामने, एक ज्यादा रिस्की है, एक लेस रिस्की है। किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? लेस रिस्की में। शेयर होल्डर रिस्क को डिसलाइक करता है। अब मैं कंपनी हूं और मैं ज्यादा रिस्क प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, ये साथ वाली कंपनी है, इसने लेस रिस्क प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, सारा इन्वेस्टर किधर जाएगा? लेस रिस्क में। ये 10% दे रहा है, मैं भी आवाज लगाई, भाई मेरी कंपनी में भी इन्वेस्ट करो, मैं भी 10% दूंगा, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मैं भी 10% दूंगा। मेरे पास इन्वेस्टर आएगा कोई? नहीं, कहेगा सर 10% तो ये भी दे रहा है और इसमें रिस्क कम है, आपके पास क्यों आए हम? मैं अगर इन्वेस्टमेंट खींचना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हाई रिस्क है मेरी कंपनी में, मुझे रिटर्न भी हाई देना पड़ेगा। फाइनेंस का सबसे बड़ा असूल है, पूरी फाइनेंस का सबसे बड़ा असूल क्या? हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसलिए चूंकि शेयर, अब खुद बताए, डेट में रिस्क ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट डूबने का कि शेयर्स में? तो शेयर्स के केस में इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती है कि हाई रिटर्न। ठीक है, चलिए आगे चलते। ये सबसे अहम कंसेप्ट थे। अब आगे बाकी ये समझ आगे दोनों। अब आगे शेयर होल्डर है प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट को अंडरलाइन करें। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है शेयर होल्डर को कि ये राइट है, खसूसी राइट है। क्या? अच्छा, आपने शायद देखा होगा, एक असूल होता है प्रॉपर्टी मार्केट में कि अगर किसी भी पर्सन ने अपना घर बेचना है ना, तो पहला हक हमसाये का होता है, हमसाये से पूछना होता है। लीगली ये राइट है। अगर आपने हमसाये से पूछे बगैर किसी बाहर के बंदे को घर सेल करने की डील कर दी ना, हमसाया आपका वो सेल रोक सकता है, कह सकता है कि इतने पैसों में मुझे बेच दो। पहला राइट किसका है? हमसाये। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। खुद जरा आप मुझे बताइए, अगर आपने कंपनी में अपने ऑलरेडी 10 मिलियन के शेयर इशू कर दिए हैं, 5 मिलियन के शेयर मजीद इशू करने हैं, पहला हक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछने का है कि डायरेक्ट बाहर के लोगों को इशू कर दे। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। इसे क्या बोलते हैं? प्रीएम्प्टिव राइट। तो शेयर होल्डर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या है? फर्दर शेयर्स आर फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लाइन समझ आई आपको? प्रीएम्प्टिव राइट। ये आगे चल के आएगा कैलकुलेशन में भी और कंसेप्ट भी आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? इशू आर फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाई एज कंपेयर टू डेट। डेट के केस में बैंक के पास जाके विजिट करना पड़ता है, लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। लेकिन आप कैफ 7 कंपनी लॉ में कंसेप्ट पढ़ेंगे क्या कि जब शेयर इशू करने होते हैं, अप्रूवल लेनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, ब्रोकर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अंडर राइटर होते हैं और बैंकर्स आते हैं, और बड़ा लंबा चौड़ा लीगल प्रोसेस होता है जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। इसलिए शेयर्स इशू करना एक कॉस्टली है ऑप्शन एज कंपेयर टू डेट। भाई ये फीचर समझ आ गए सारे? एक दफा जरा फीचर्स को पढ़ ले, खास तौर पे पहले दो वाले। ठीक है, ओके है तो मुझे बताइए, आगे चलते हैं। ये हमारा दूसरा चेक पॉइंट है।
क्लियर जी, आगे चलें। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन या फ्लोट करना किसे कहते हैं? इशू करना, सिंपल मीनिंग इशू करना। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है कि आपने शेयर्स को इशू करना है। कैसे कैसे इशू कर सकते हैं? पहला तरीका, दो बड़े तरीके दो हैं, प्राइवेट इशू और पब्लिक इशू। ये आप कंपनी लॉ कैफ 7 में भी पढ़ेंगे। कितने स्टूडेंट ने कैफ 7 पढ़ रखा है, पढ़ लिया हुआ? बहुत अच्छे हुआ। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने अगर पैसे इकट्ठे करने हैं ना, फर्स्ट कीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट लगाना है 500 मिलियन का, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे इकट्ठे, मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? मैं प्राइवेट प्लेसमेंट। वो क्या होता है? मैं अपने दोस्तों से मिलूं, फैमिली मेंबर से मिलूं, जो रिच इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, मैं वन बाय वन उनसे जाके मीटिंग करूं और उन्हें कन्विंस करूं। ठीक है, एक तरीका ये, इसे बोलते हैं प्राइवेट इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। एक दूसरा तरीका भी है, क्या? मैं अखबार में इश्तहार दे दूं कि भैया ये 500 मिलियन का प्रोजेक्ट है, पैसे चाहिए, जिस जिस पर्सन ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो मेरे पास आ जाए। ये दूसरी वाली ऑप्शन में मैं जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं, इसे बोलते हैं पब्लिक इशू। इसी तरह हर कंपनी के पास भी ये ऑप्शन होती है, हर कंपनी के पास भी ये ऑप्शन होती है, या तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर ले या वो पब्लिक इशू कर ले, पब्लिक इशू करे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब कंपनी ने शेयर इशू किए, अमूमी तौर पे होता क्या है? फर्स्ट टाइम जो इशू होता है ना कंपनी का, वो होता है पब्लिक इशू। जनरल पब्लिक को कहते हैं जी आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, अमूमी तौर पे। लेकिन सेकंड टाइम जब शेयर इशू करने होते हैं ना, तो फिर जनरल पब्लिक को नहीं इनवाइट किया जाता, फिर क्या किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही पूछा जाता है, प्रीएम्प्टिव राइट। वो फिर आपका पब्लिक इशू नहीं होता, वो क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कह दें हमारे पास पैसे नहीं है, फिर आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन पहले किससे पूछना है? एग्जिस्टिंग से। तो दो मेथड हो गए इशू करने के। एक मेथड कौन सा? पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा पब्लिक इशू। अब ये केस टू केस वेरी करता है, किसी सिचुएशन में पब्लिक इशू किया जाता है, किसी में प्राइवेट इशू। अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे कि कौन सा वाला कब सूटेबल, अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि दो तरीके हैं। एग्रीड? पब्लिक इशू में पब्लिक इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट इशू वन बाय वन बड़े बड़े इन्वेस्टर से फेस टू फेस मीटिंग करके उन्हें कन्विंस करते हैं। असल में पब्लिक इशू करने का प्रोसेस लेंथी होता है, उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट निस्बतन आसान है। यही बता रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? शेयर्स आर नॉट ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक, रादर दे आर ऑफर्ड टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर, यूजुअली इंस्टीट्यूशन थ्रू ब्रोकर्स। वो स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को ऑफर किए जाते हैं। वो इन्वेस्टर कोई रिच इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो कोई कंपनी इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स। बाज़ औक़ात बैंक भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कभी आप टीवी पे देखे, वो आपने एड चलती होती थी, पता नहीं चलती कि नहीं, HBL की, जहां ख्वाब वहां HBL। वो जहां ख्वाब क्या होता था? बेसिकली प्रोजेक्ट होता था। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में वो दिखाते थे कि एक पर्सन है, वो कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और फिर उसे पैसों की जरूरत पड़ी है, वो बैंक के पास गया है। तो बैंकर्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए उसने इंडिविजुअल्स भी और साथ में मेंशन क्या किया, इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं थ्रू ब्रोकर। ब्रोकर होता है मिडल मैन। देखिए हर चीज के मिडल मैन होते हैं। आपने चाहे पंखा बेचना हो, AC बेचना हो, किताब बेचनी हो, कोई बिल्डिंग कुछ भी काम करना हो ना, दरमियान में मिडल मैन जरूर होते हैं। तो हमने जब ये फाइनेंस रेज करना होता है, इसमें भी मिडल मैन होते हैं, इनको कहते हैं ब्रोकर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? इट इज लो कॉस्ट मेथड। क्यों लो कॉस्ट मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट? ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती, लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, फिर सूटेबल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग,
छोटी या फाइनेंसिंग चाहिए हो ना चंद एक मिलियंस की, तो फिर आपको प्राइवेट सोर्सेज से ही मिल जाती है इन्वेस्ट। और इट इज पॉपुलर इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट, ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट में पॉपुलर है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट क्या होती है पहले बताइए, मेन इन्वेस्टमेंट मार्केट कौन सी है भला? स्टॉक एक्सचेंज। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में, अच्छा ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट का कंसेप्ट पाकिस्तान का नहीं यूके का है, लेकिन बहरहाल एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद कल को पाकिस्तान में भी आ जाए। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज शेयर इशू करती हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू करने के लिए, वहां से पैसे इकट्ठे करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, शेयर्स को लिस्ट करवाना होता है, रजिस्टर करवाना होता है, और रजिस्टर करवाने की लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब बड़ी कंपनीज तो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती है उनके लिए उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मुश्किल होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसी कंपनीज के लिए क्या किया होता है, एक मिनी स्टॉक एक्सचेंज बनाई होती है। वो कहता है भाई ये हमारी बड़ी बिल्डिंग है, इसके साथ हमारा एक छोटा सा कमरा है, उसमें भी इन्वेस्टर्स आके बैठते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम ज्यादा रेगुलेट नहीं करते, छोटी कंपनीज के लिए वो सूटेबल है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाती हैं, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती हैं, और जो छोटी कंपनीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज की बजाय अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट में जाती हैं, वहां या 1-to-1 मीटिंग करेंगी अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर से या बैंकर्स वगैरह से, प्राइवेट सोर्सेज से। क्लियर आ गई ये बात समझ? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मार्केट समझ आ गया आपको? हाँ जी, ठीक है। फिर कह रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लेसिंग, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं? ये एडवांटेजेस एज अपोज टू पब्लिक इशू है। क्विकर है, क्यों क्विकर है? लीगल रिक्वायरमेंट ज्यादा फॉलो नहीं करनी पड़ती। चीपर है, क्यों? ब्रोकर का कमीशन, हाँ वो ज्यादा, चूंकि प्रोसेस लेंथी नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कॉस्ट भी कम है, और लेस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। पब्लिक इशू करें आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ती है, लॉ में लिखा हुआ ये चीजें डिस्क्लोज करो। प्राइवेट इशू में ये चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है प्लेसिंग के? शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु मे गेट कंट्रोल ऑफ कंपनी। आप देखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने कभी पैसों की जरूरत हुई ना, और आपके पास दो ऑप्शन है, नंबर 1 10 मिलियन सारे का सारा एक बंदे से ले ले, नंबर 2 10 लोगों से 1-1 मिलियन ले, तो फर्स्ट थॉट आपके जहन में आएगी 10 मिलियन एक ही बंदे से ले लेते हैं, आसानी। ये काम नहीं करना, ये काम, बल्कि 10 लोगों से 1-1 मिलियन लेना है। क्यों? कल कला को कोई तंग करे ना अगर, तो आप उसे कहो भाई ये तुम्हारे पैसे 1 मिलियन पकड़ो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही इन्वेस्टर के पास ज्यादा होल्डिंग आ जाए ना, वो आपको तंग कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसी बहुत सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। तो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर, पब्लिक इशू करेंगे ना, आपके शेयर होल्डर छोटे बहुत से होंगे, लेकिन सारे छोटे छोटे होंगे, कोई आपको आके धमकी नहीं दे सकेगा, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में 1-2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, शुरू में आपने अपनी आसानी देख ली, एक ही दिन में सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाद में वो एक इन्वेस्टर आपको प्रेशराइज कर सकता है, और अगर उसने आपसे पैसे वापस मांग लिए तो आप अदा करने के मुश्किल है कि अदा करने के काबिल हो। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज समझ आ गया। शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु मे गेट कंट्रोल ऑफ कंपनी, बाद में कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये है पब्लिक। पहले हमने प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा ना, ये है पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग याद रखे, या तो फर्स्ट टाइम होगी या सब्सिक्वेंट होगी, ऐसा ही है। ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये भी पब्लिक ऑफरिंग है, ये भी पब्लिक ऑफरिंग है, ये भी पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, ये भी पब्लिक ऑफरिंग है, ठीक है। ये सारे पब्लिक ऑफरिंग ही है। लेकिन फर्क क्या है? ये फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफरिंग है,
और ये सब्सिक्वेंटली। फर्स्ट टाइम आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में कभी कभार होती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो इंतजार करते ही रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कब आईपीओ हो, कब महीनों बाद जाके एक आधा आईपीओ आता है। यानी कोई आईपीओ का मतलब है कि कोई प्राइवेट कंपनी थी, फर्स्ट टाइम अब वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्ट करवाने जा रही है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कंपनी के लिए कि किस प्राइस पे मार्केट में शेयर्स को इशू किया जाए फर्स्ट टाइम। ठीक है, रिस्क क्या होता है कि कहीं शेयर प्राइस टू हाई ना हो जाए, शेयर प्राइस टू लो ना हो जाए। शेयर प्राइस टू हाई रख दी ना अगर कंपनी ने, जो स्टॉक एक्सचेंज में फर्स्ट टाइम शेयर इशू करने जा रही है, तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। और अगर शेयर प्राइस टू लो रख दी तो इसका मतलब आपकी चीज महंगी थी, आपने सस्ते दामों बेच दी, पैसे कम ही कटे। इसलिए कंपनी एक ब्रोकर के साथ बैठ के मशवरा करती है कि आपको मार्केट का हालात का पता है, बताइए आपके ख्याल में हमारे शेयर की अप्रोप्रिएट अमाउंट क्या होनी चाहिए। देखिए, एक होती है फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू नहीं होती। मार्केट में जो सेल परचेज स्टॉक एक्सचेंज में हो रही होती है ना, वो फेस वैल्यू पे नहीं होती, मार्केट वैल्यू पे होती है। अगर तो ये शेयर प्राइस रीजनेबल हो तो फिर तो ठीक, लेकिन अक्सर ये कंपनी शेयर प्राइस को थोड़ा सा कम रखती है। यानी अगर ब्रोकर कहे ना सर 20 रुपए में शेयर बिक जाएगा आपका, फेस वैल्यू 10 रुपए 20 में बिक जाएगा, कंपनी कहती है अच्छा 18 प्राइस रख लो, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि फर्स्ट टाइम है ना, रिस्क नहीं लेती कंपनी। वो कहते हैं हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सारे शेयर इकट्ठे हो जाए, हमें पैसे पूरे मिल जाए, तो थोड़ा सा मार्जिन कम रखे ना फर्स्ट टाइम में शेयर इशू किए जाते हैं। इसलिए जब कभी आईपीओ ऑफर हो, आपको भी मैं रिकमेंड करता हूं ऐसी कंपनी मौका मिले, ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए। अक्सर इसमें फायदा होता है और बाज का तो बड़ा जंप भी लग जाता है। अगर प्राइस को वो थोड़ा बहुत गलत एस्टिमेट कर लेना और अमूमी तौर पे वो प्राइस लोअर साइड पे रखती है इशूइंग कंपनी, तो अच्छा खासा फायदा भी हो जाता है। ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में सबसे बड़ा मसला क्या होता है कंपनी के लिए, प्राइस डिसाइड करना, किस प्राइस पे शेयर इशू करना है। यही कह रहा है पब्लिक ऑफर मींस शेयर्स आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक, ये तो पब्लिक ऑफर हो गया। और इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, शेयर्स आर ऑफर्ड फर्स्ट टाइम। आईपीओ में ऑफर प्राइस कौन डिसाइड करता है, कंपनी और ब्रोकर। ठीक है, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है ब्रोकर कहता है सर जी ऐसा कीजिए, हम एक कंपनी है जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 70% शेयर वो खरीदने को तैयार है, उसको वो आगे खुद ही बाद में लोगों को बेचता रहेगा, तो फिर ये भी ऑप्शन अच्छी है, की जा सकती है। लेकिन अक्सर कंपनी प्रेफर करती है कि जनरल पब्लिक को ही आईपीओ इशू करे, क्योंकि आपको पता है वो प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि सार कंट्रोल उस इंस्टीट्यूशन के हाथ में आ जाएगा जिसने आपके शेयर्स खरीदे। आईपीओ क्लियर हो गया। अच्छा, एक दफा आईपीओ कर दिया, अब बाकी कंसेप्ट आपने पहले पढ़े हुए हैं। आईपीओ इशू कर दिया, 2-3 साल बाद दोबारा पैसों की जरूरत पड़ी, क्या अब दोबारा आईपीओ इशू कर सकते हैं? वो इनिशियल पब्लिक है, वो तो एक टाइम भी होगा, फर्स्ट टाइम। अब क्या करते हैं हम, राइट इशू। सब्सिक्वेंट इशू जो होता है ये क्या होता है, राइट इशू का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करो। इसे राइट इशू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट है कि जब आपने फर्दर या सब्सिक्वेंट शेयर इशू करने हैं ना, पहले उनसे पूछे, फिर उनको ऑफर की जाती है। अच्छा, मुश्किल क्वेश्चन, अगर इसका आपने जवाब दे दिया मतलब आज अभी तक जितने कंसेप्ट आपने पढ़े फाइनेंस के समझ लिए। सुने, मैंने ऑलरेडी 10 मिलियन शेयर इशू किए हुए हैं, मैंने 5 मिलियन शेयर और इशू करने हैं। पहले ऑफर किसको करूं, एग्जिस्टिंग, इसको राइट इशू बोलते हैं। राइट इशू में मैंने फार्मूला क्या रखना है, 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड या 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। कितने स्टूडेंट का ख्याल है 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड? कितनों का ख्याल है 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर? शाबाश, क्योंकि पहले 10 है, अब 5 इशू करने हैं, तो 2 की ही तरतीब बनती है। क्लियर हुआ? ये आपको फ्रेज समझ आया, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। ये फार्मूला लिख लें इसको, 1
फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड का मतलब क्या है? जिसके पास 2 शेयर्स हैं वो 1 शेयर खरीद सकता है। जितने उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट राइट है, लेकिन प्रोपोर्शनेट बांटना चाहिए ना सब में। ये तो नहीं जिसके पास 1 शेयर है उसी को कोई यार तुम 10 लाख शेयर खरीद लो, नहीं नहीं। राइट शेयर। और बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू होता है जब कंपनी फ्री में शेयर इशू करता है। फ्री में कंपनी फ्री में शेयर क्यों इशू करेगी? हाँ, क्योंकि प्रॉफिट है, डिविडेंड पे करना है, लेकिन कैश नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है प्रॉफिट तो हो लेकिन कैश ना हो? अगर आपने बेतहाशा क्रेडिट सेल की होगी ना तो प्रॉफिट तो होगा, कैश नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में फिर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो प्रॉफिट तो कैसे किया जाता है? बोनस शेयर। तो मुझे बताइए राइट इशू और बोनस इशू में क्या फर्क आया? राइट इशू, अच्छा मुझे बताइए, फिर मैं सवाल पूछता हूं जवाब आप देंगे। किस में कैश इन्वॉल्व होता है और किस में कैश पे नहीं किया जाता? बोनस इशू में। शाबाश। अच्छा, किस में कंपनी के एसेट्स इंक्रीज होंगे? राइट इशू में, क्योंकि राइट इशू में कंपनी इशू करेगी तो बदले में कैश मिलेगा। बिल्कुल ठीक। लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन। आईपीओ में और इंट्रोडक्शन में फर्क है। आईपीओ में कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी शेयर इशू किए जाते हैं, उसे रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज में करवाया जाता है। उन्हें क्या करवाया जाता है? रजिस्टर स्टॉक एक्सचेंज में करवाया जाता है। यह छोटी सी एग्जांपल, ये भाई टीएबी दरवाजा खोल के रूम में दाखिल हुए हैं, ठीक है, रूम में दाखिल हुए ये, और मैंने इनसे कहा भाई ये देखो हमारे टीए आ रहे हैं। ये एक कंसेप्ट किया। दूसरा कंसेप्ट क्या है? ये भाई बैठे हैं और ये भाई इनके साथ ऑलरेडी बैठे हैं क्लास में ही, और मैं इनका तारुफ करवा रहा हूं, भाई ये भी मेरे स्टूडेंट है। अब ये देखे दोनों में वो इनके साथ तारुफ हो गया उनका, लेकिन क्या दोनों कंसेप्ट सेम है या फर्क है? फर्क है। अगर ऑलरेडी आपने शेयर इशू नहीं किए, फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर रहे हैं, न्यू टाइम है, फर्स्ट टाइम एंट्री स्टॉक एक्सचेंज, वो आईपीओ है। और ऑलरेडी शेयर इशू किए हुए हैं लेकिन पहले वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं थे, अब सिर्फ उनको स्टॉक एक्सचेंज में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये क्या होगा? इंट्रोडक्शन। समझ रहे हैं? यानी आसान अकाउंटिंग में समझ लीजिए कि आईपीओ में कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता है, इंट्रोडक्शन में कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता नहीं है, उसका सिर्फ स्टेटस चेंज हो जाता है, वो अनलिस्टेड से लिस्टेड हो जाता है। अब फ्यूचर में उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ गई, आसानी से सेल भाई समझ आया? क्विकली सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मुझे बताया शेयर की कितनी टाइप्स हैं? 2। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। मेन फीचर्स क्या है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बताइए। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस में फिक्स है और ऑर्डिनरी शेयर में वेरी करता है। और फिर इसके अलावा रिटर्न 2 तरह का होता है शेयर के ऊपर, एक डिविडेंड, एक कैपिटल गेन। शेयर को जो इशू करना है फ्लोट, इसके डिफरेंट मेथड है। बड़े मेथड कौन कौन से हैं? 2 सबसे बड़े, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग में एक है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक है राइट इशू, एक है बोनस इशू। तीनों में फर्क पता है आपको? इनिशियल फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम के बाद होती है वो या राइट होगी या बोनस होगी। अगर तो आप बदले में पैसे ले रहे हैं, राइट इशू, और अगर पैसे नहीं ले रहे, बोनस इशू। लेकिन राइट इशू में ध्यान में रखिएगा, आपने पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करनी है और प्रोपोर्शनेट ऑफर करनी है, जितनी शेयर होल्डिंग होगी उतना शेयर, 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। क्लियर? और इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? सिंपली अनलिस्टेड शेयर्स को लिस्टेड में रजिस्टर करवाना। क्लियर जी? ये हमारा चैप्टर 1। अच्छा, आपने अब क्या करना है? आज आपकी रिटन होम असाइनमेंट क्या है? आपने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन को रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन को रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।